है जो कि टीएमटी सरिये बनाने का काम करती है। ऐसी ही कंपनी जिसका नाम है आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड। ये कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, लगभग 45 करोड़ 88 लाख रुपीज़। तो इस वीडियो के थ्रू हम कंपनी के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स को देखते हुए फ्यूचर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आज के दिन जैसे पहले बेसिक डिटेल्स आईपीओ से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने 62 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है, 2000 का लॉट साइज़ है और यहाँ पर आपको 1,24,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है एक लॉट के साथ में, एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए एटलीस्ट। अब यहाँ पे आईपीओ के पहले जो जो प्रमोटर्स थे उनके पास में 100% शेयर होल्डिंग कंपनी की थी और आईपीओ के बाद में 68% के आसपास में रह जाने वाली, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग यूजुअली जो आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं वो चित्तौड़गढ़.com पर पढ़ते हैं। तो आजकल थोड़ा सा सावधान रहिए क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, क्लरिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आरएचपी जो होती है यहाँ पे इसी वेबसाइट के ऊपर में आरएचपी या डीआरएचपी दी हुई होती है, उसको खोल के देख लें, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन सही दी हुई होती है कंपनी के द्वारा, या फिर कंपनी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर एक सेक्शन होता है इन्वेस्टर्स का, उस इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन के थ्रू भी आप लोग जो लेटेस्ट आरएचपी या लेटेस्ट डिटेल्स होती हैं उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे कंपनी जो अपनी पूरी वैल्यू लगा रही है वो है 154 करोड़ रुपीज़ के आसपास में, और उसको देख के भी यहाँ पे 45 करोड़ के आसपास में वो पैसे उठा रही। सो यहाँ पे जो जो प्रमोटर्स हैं, जो मालिक लोग हैं कंपनी को स्टार्ट करने वाले, उनके पास में अच्छी खासी शेयर होल्डिंग आफ्टर दी आईपीओ भी रह जाने वाली है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात किया था कि टीएमटी सरिया, टीएमटी बार्स, सरिया जो हम जो बिल्डिंग्स में काम में लेते हैं वो कंपनी बनाती है। और जो कंपनी एक ब्रांड नेम यूज़ करती है कामधेनु, और कामधेनु जो ब्रांड है वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, उसी का एक ब्रांड नेम है कामधेनु, कंपनी का नाम भी कामधेनु। तो उसका ब्रांड नेम कंपनी यूज़ करती है और अगले 3 साल तक, पिछले 2017 से यूज़ करती हुई आ रही है और आगे आगे से रिन्यू करवाती हुई आ रही है और आगे फ्यूचर में भी यूज़ कर सकती है। तो कंपनी का एक यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी है कि कंपनी को क्या है, रॉयल्टी फीस देनी पड़ती है कामधेनु वाली कंपनी को, जिसके पास में ब्रांड नेम कामधेनु, जिसको जो भी मालिक है ब्रांड नेम का, उसको रॉयल्टी फीस पे करनी पड़ती है पर मंथ 300 रुपीज़ पर टन के हिसाब से, जो कि इसकी आरएचपी के अंदर में डिटेल्स में दी हुई है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी का जो मेनली फोकस जो है, जो मेन मार्केट है वो आज के दिन सिर्फ गुजरात के अंदर में है, और गुजरात में भी पूरा गुजरात नहीं है, आधा गुजरात ही है। बिकॉज जो कुछ ग्रुप कंपनियां कौन सी होती है, जिनके जिनके मालिक जो होते हैं, जिसे इस कंपनी का मालिक और दूसरी जो कंपनी है उसका मालिक एक जगह पे ही है, मतलब जो प्रमोटर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, जो कि दो कंपनियों में एक ही टाइप के जो डायरेक्टर्स जो प्रमोटर्स होते हैं एक ही इंसान होते हैं। तो वो जो कंपनियां होती हैं जिनमें डायरेक्टर्स प्रमोटर्स एक ही होते हैं वो ग्रुप कंपनियां मानी जाती हैं। तो ग्रुप कंपनियों को देखा जाए तो इसकी एक ग्रुप कंपनी है जो कि गुजरात के अंदर में ही है। तो इन्होंने स्पेक्ट साइन कर रखा है कि इस एरिया के अंदर में तो तुम सेल करोगे, इस एरिया में हम सेल करेंगे। तो इसलिए भी पूरा गुजरात भी इसके हाथ में है नहीं, आधा ही है, कुछ एरियाज ही हैं, आधा भी नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कंपनी के पास में 149 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि अच्छी बात है। अब कंपनी को अगर आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, तो कम पैसे उठाने के पीछे मेन रीज़न क्या है, क्यों उठाना चाह रही है। तो यहाँ पर बोल रही है कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, अपने आप को और एक्सपेंड करना है, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी थी टीएमटी सरिये बनाने की वो मीट हो चुकी है। अब हमें और एक्सपेंड करना है, अपने आप को बड़ा करना है ताकि हम और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जब जो खर्चा जो है बढ़ जाने वाला है तो उसको भी पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और आईपीओ लेके आने में जो पैसा खर्च हुआ है उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। मतलब जनता से पैसे उठाओ और वही पैसा काम में लो आईपीओ का खर्चा काम में लेने के लिए, ना मतलब ठीक है तरीका, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को सारी कंपनियाँ ऐसे ही करती हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी की जो आरएचपी है उसके अंदर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 15 करोड़ खर्च होने वाले हैं और वर्किंग कैपिटल के ऊपर 15 करोड़ कंपनी ने अलॉट किए हुए हैं, बुक मतलब खर्च करने की उम्मीद कर रही है कंपनी। कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेज यहाँ पर है नहीं। कंपनी के खिलाफ में एक सिविल प्रोसीडिंग्स है जिसके अंदर में 3 करोड़ रुपए तक का नुकसान कंपनी को हो सकता है, और दूसरा एक प्रमोटर के खिलाफ में भी अगेंस्ट एक केस है सिविल लिटिगेशन, उसमें 3 लाख रुपए तक का कंपनी को नुकसान हो सकता है। लिटिगेशन केसेज, कोर्ट केसेज। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं कंपनी के ऊपर में कंटिजेंट लाइबिलिटी भी है 70 करोड़ रुपए की, 71 करोड़ रुपए की। कंटिजेंट लाइबिलिटी किस चीज़ की है कि कंपनी ने गारंटी दे रखी है, कॉर्पोरेट गारंटीज होती हैं कि वो जैसे बैंकें होती हैं यूजुअली दूसरी कंपनियों या सब्सिडरीज़ को, इन कंपनियों की सब्सिडरी या ग्रुप कंपनीज़ को लोन नहीं देती हैं, तो ये जो कंपनियां होती हैं ये गारंटी देती हैं कि मैं गारंटी देती हूँ ये लोन चुकाएगी तेरा,
वापस। तो कंपनियों को इस टाइप की जो कॉर्पोरेट गारंटीज़ होती हैं, इस तरीके से इस कंपनी ने भी कॉर्पोरेट गारंटी दे रखी है ग्रुप कंपनीज़ के लिए। तो उसके लिए कंटिजेंट लाइबिलिटी अगर वो नहीं चुकाएगी तो इसको चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर बन जाता है कि कामधेनु ब्रांड को ये कंपनी यूज़ करके, उस ब्रांड को यूज़ करके अपना माल बेचती है। तो कल को अगर कामधेनु ये ब्रांड यूज़ नहीं कर पाती है, अगर मान के चलो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कामधेनु के, क्योंकि कामधेनु जो कंपनी है वो भी यही वाला काम करती है, वो भी सर यही बेचती है। जैसे कि हम यहाँ पर 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ ये कामधेनु। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखते हैं TMT बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ TMT स्ट्रक्चरल स्टील्स एंड ऑल दैट, पेंट वगैरह। सो कामधेनु का थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इस कंपनी का डाइवर्सिफाइड नहीं है। तो दिक्कत यही है कि कल को अगर कामधेनु का ब्रांड नेम नहीं यूज़ कर पाएगी तो ये कंपनी एक लोकल कंपनी की तरफ मानी जाएगी मार्केट के अंदर में। और लोकल कंपनियों को यूजुअली जो सस्ता होता है माल तभी खरीदते हैं लोग, क्योंकि सस्ते में मिलता है ब्रांडेड के मुकाबले, तो उतना मार्केट में वो वैल्यू नहीं बचती है, राइट। तो ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है। साथ में ही अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी, यही सेम चीज़ है, कंपनी 73 डीलर्स के थ्रू आज के दिन गुजरात के अंदर में काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पर कंपनी ने बोल रखा है कि हम जो आज के दिन कैपेसिटी, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है TMT सरिये बनाने की, उसकी 86% की कैपेसिटी और वो काम कर रहे हैं और वही हमारी हाईएस्ट कैपेसिटी है, ऐसा ये बोल रहे हैं। इसीलिए अगर इस कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत है, जो जिसके लिए हम पैसे उठा रहे हैं। साथ में ही कंपनी ये भी बोलना चाह रही है कि इन्होंने जो ऑलरेडी एक कंपनी है, वन सेकेंड, ओके, तो यहाँ पर एक ऑलरेडी कंपनी है जो कि माहेश्वर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको कंपनी ने जो क्योंकि इनकी कैपेसिटी तो ख़त्म हो चुकी है, तो अब दूसरी जो कंपनी है जो इसी मार्केट में काम कर रही है उसके थ्रू ये TMT सरिये बनवा के बेच रहे हैं। तो इनकी जो बैलेंस शीट होगी उसमें भी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा उसके अंदर में भी ये चीज़ दिखाई देगी आपको, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें दिखाई देगा। साथ में कंपनी के पास में आज के दिन 23 ट्रक्स हैं, ट्रक्स को कंपनी यूज़ करती है सप्लायर्स तक यहाँ पर पहुँचाने के लिए, जो डीलर्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए माल को। साथ में कंपनी का जो रजिस्टर्ड जो ऑफिस है या फिर जहाँ पे भी कंपनी फैक्ट्री है, जो कि वो आज के दिन कंपनी द्वारा ओन्ड है, और कंपनी द्वारा ओन्ड है दैट टू 2011 के आसपास से ओन्ड है। नेक्स्ट, अगर कंपनी का जो लोगो है आदित्य TMT बार, ये एक्सेप्टेड है, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, बट जिस तरीके से चल रहा है वैसे एक्सेप्ट हो जाएगा फ्यूचर के अंदर में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि 2023-24 के अंदर में कंपनी के द्वारा ओन प्रोडक्शन दिख रहा है कि 88% हुआ, जबकि लास्ट ईयर 100% था। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से कंपनी ने अब देखो प्रोडक्शन फ्रॉम थर्ड पार्टी की, दूसरी पार्टी से कंपनी ने काम करवाया है। तो वो कौन सी है? माहेश्वर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड। तो इनसे काम लेना शुरू कर दिया और फ्यूचर के अंदर में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट आपस में कर लिया है, राइट। अब कंपनी की थोड़ी सी बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है? तो आज के दिन 147 करोड़ रुपीज़ की बैलेंस शीट है कंपनी की आज के दिन देखा जाए तो। और उसी के साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी में पैसा, जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो कितना लगा हुआ है, दैट इज़ अराउंड 48 करोड़ रुपीज़। सो लगभग 30% के आसपास में पैसा जो है वो इन्वेस्टर्स का, बाकी उधारी का पैसा है 30-35% के आसपास में। बाकी उधारी का पैसा जो है उसमें से भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो कि इसी साल कंपनी को पैसा चुकाना है, ऐसा लोन कंपनी ने ले रखा है जो कि अभी इसी साल चुकाना पड़ेगा। इसीलिए तो कंपनी बोल रही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यही जो लोन वैसे जो चीज़ें होती हैं, जो खर्चे हैं जो इसी साल चुकाने हैं, उसी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। इसी का पार्ट है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट का पार्ट है। तो ये चुकाने के ऊपर में है और कंपनी नया कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करने वाली है। साथ में ही कंपनी के जो पैसे लगे हुए हैं, कहाँ पर लगे हुए हैं? तो एक तो प्रॉपर्टी एंड प्लांट्स के अंदर में 44 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। और तो आज के दिन जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की जो वैल्यू है वो लगभग 32 करोड़ रुपीज़ के आसपास बची है, डेप्रीशिएशन वगैरह निकालने के बाद में। डेप्रीशिएशन क्या होता है कि कंपनी जो भी खर्चा करती है, प्लांट इक्विपमेंट फैक्ट्री जो भी लगाती है, उसकी टाइम के साथ वैल्यू कम होती चली जाती है। तो वो जो वैल्यू जितनी कम हो गई है उसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन, और जितनी अभी बच गई है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक मतलब नेट वैल्यू आज के दिन जो बची हुई है। तो डेप्रीशिएशन को समझने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो सीधा तरीका है कि जितनी वैल्यू कम हो रही है, या फिर कंपनी खर्चा जो एक साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है उसको टुकड़ों में दिखाती है। तो 2 तरीके होते हैं इसको समझने के, वो हमने अलग से वीडियोज़ के लिए बनाए हुए हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं लर्निंग वीडियोज़ के अंदर में।
नेक्स्ट अगर आप देख लें कंपनी का 57 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है और यहाँ पर 47 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल है जो कि पिछले साल 10 करोड़ का था। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आ गया यहाँ पर कि कंपनी ने यहाँ पर आरएच जो सेल है उसको बढ़ाता हुआ दिखाने के लिए हो सकता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स का सहारा लिया है यहाँ पर। तो क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के हिसाब से अगर बनता है कि जैसे कि यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स 7 करोड़ थे, फिर यहाँ पर 10 करोड़ थे, तो जिस तरीके से कंपनी का इस साल रेवेन्यू बढ़ा है 53 करोड़ से 530 करोड़ से 587 करोड़ रुपीज़ बढ़ा है, राइट। तो ज़्यादा कुछ इंक्रीज़ नहीं आया है, बट यहाँ पर तो 4 गुना ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं, 4 से 5 गुना के आसपास में, जबकि रेवेन्यू 4 से 5 गुना नहीं बढ़ा है। तो ये एक थोड़ा सा क्लू दे देता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में कुछ तो घपला किया है। अब किया है कि नहीं वो तो खैर मुद्दे की बात है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं अब कंपनी का, यहाँ पे भी पीएनएल स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जबकि पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कुछ खास नहीं है, जबकि इस साल 154 करोड़ रुपीज़ का है जो कि कंपनी ने मानेसर इस्पात से जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा के खरीदती है वो ये वाला पार्ट है। बाकी खुद जो कंज्यूम किया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्वर्ट करके वो 380 करोड़ रुपीज़ का है। तो यहाँ से कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट निकाला है, वो निकाला है 10 करोड़ रुपए। तो जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू में इतना इंक्रीज़ नहीं आया, बट प्रोडक्शन किसी और के थ्रू करवाया जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो मैं कहता हूँ खुद बंद करो फैक्ट्री यार, दूसरे से बनवाओ यार, हैं, सीधी सी बात है। खुद क्यों लगे पड़े हो, जबकि प्रॉफिट ज़्यादा दूसरे जब काम कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के दे पा रहे हैं आप, तो फिर खराब ही है आपका काम, तो दूसरे ज़्यादा बेटर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आज के जो डेटा के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने निकाला है वो है 8 करोड़ के आसपास में, जबकि पिछले साल जो था वो 3 करोड़ के आसपास में था और उससे पहले 5 करोड़ था। तो यहाँ पे देख रहे हो रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो पिछले साल रेवेन्यू के बाद साथ में नेट प्रॉफिट घटे बट इस साल वापस बढ़ गए, जो कि एक नॉर्मल मुझे लग रहा है, क्योंकि 7 करोड़ से भी 10 करोड़, तो ये बीच में हिकअप आया हुआ है, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। तो कैश फ्लो कंपनी का मुझे पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 9 करोड़ रुपए पॉजिटिव, दैट्स वेरी गुड। ओके, सो अब फाइनली अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं जिससे भी डेटा जो आरएसपी में देखा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी में दो ही नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को दिखे हैं। एक तो कंपनी ने जो ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट है वो अचानक से बढ़ गया है, दूसरा कंपनी कामधेनु ब्रांड का ये नाम यूज़ करती है। अगर कल को कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फिर कंपनी का खुद का आज के दिन मार्केट में कोई वजूद नहीं है, दूसरे के नाम पे बेच रही है जब तक बिक रहा है, तो फ्यूचर में अगर काम खुद का ब्रांड अगर क्रिएट करती है तो एक स्मार्ट इन्वेस्ट जो लोग होते हैं वो तो साथ में ही अपना भी ब्रांड निकाल के बेचना चालू कर सकते हैं, राइट। कि कल को उसका भी ये भी चल रहा है और साथ में ये भी चल रहा है, थोड़ा बहुत सस्ते में दे दो यार, क्या दिक्कत है। तो उससे क्या कि एक मार्केट बनना स्टार्ट हो जाएगा और कल को कामधेनु से आप अपने ब्रांड पे शिफ्ट हो जाओगे। तो ये एक स्मार्ट तरीका है जो कंपनी यूज़ कर सकती है। सो फिलहाल के लिए मार्केट में फैलने के लिए कामधेनु ब्रांड का यूज़ कर लिया, दैट्स वेरी गुड। फ्यूचर के हिसाब से इस तरीके से काम करें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अब थोड़ा सा एक बार कंपेयर करके देखते हैं मार्केट में जो ऑलरेडी कंपनियाँ हैं उनके साथ में। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो फिलहाल में निकाला है वो हमने देखा कि भी आरएचपी के अंदर में 8 करोड़ रुपए कंपनी ने निकाले हैं लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, दैट्स हियर। और कंपनी ने जो अपनी वैल्यू यहाँ पर लगाई है दैट इज़ हाउ मच, 153 करोड़ रुपीज़। सो 8 करोड़ से 153 करोड़ को देखते हैं तो यहाँ पर 1619 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है। 19 का पी रेशियो अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, जैसे राठी बार्स इसी सेक्टर में काम करती है तो 19 का ही पी रेशियो इसका है। दूसरी कंपनी को मंगलम वर्ल्ड वाइड, ये भी सेम सा ही काम करती है, इसका 16 का पी रेशियो, मतलब ये ज़्यादा अच्छे से कमाई कर रही है। कामधेनु जो ब्रांड इसी सेक्टर में काम करी बट इसका थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मतलब और भी ज़्यादा और भी चीज़ें मतलब चीज़ों के अंदर में काम करती है। इसका 30 का पी रेशियो पे काम कर रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी उतनी ही वैल्यू के ऊपर में अपना आईपीओ लेके आई है जो कि मार्केट में जो और दूसरी कंपनियां कमा रही हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं थोड़ा पीबी रेशियो के हिसाब से भी, तो कंपनी की जो आज के दिन नेटवर्थ जो है वो यहीं पे देख लेते हैं भाई, क्या पता वहाँ पे गलत हो। तो शेयर होल्डर्स का यहाँ पे पैसा लगा हुआ है दैट इज़ 48 करोड़ रुपीज़। सो 48 करोड़ रुपीज़ प्लस यहाँ पर कंपनी के जो 45 करोड़ रुपीज़, सो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि लगभग 90 करोड़ के आसपास में बन के आ रहा है। तो जिसके हिसाब से हम लोग अगर पीबी रेशियो निकालते हैं तो 1.7 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इसका है 0.8, इसका है 2
और कामधेनु का है 7.34, जबकि कामधेनु तो इस सेगमेंट में ही नहीं, दो कंपनियां राठी बार्स एंड दिस मंगलम वर्ल्ड वाइड। सो दोनों ही कंपनियों के मुकाबले पीवी रेशियो और पीबी रेशियो दोनों कम के मुकाबले ही कंपनी ने जो अपनी वैल्यू जो लगाई है उसके हिसाब से कुछ खास स्पेस छोड़ा नहीं है, इनकम के लिए कुछ खास जगह छोड़ी नहीं है। तो अब जैसे ये पूरा मार्केट अगर उठता है बार्स वाला, टीएमटी सरियों वाला, तो फिर ये कंपनी भी फ्यूचर में उठ सकती है। बाकी फिलहाल के तौर पे जो नेगेटिव पॉइंट्स हमने कंपनी के बारे में डिस्कस किए हैं उनको देखते हुए भी, साथ में इंक्लूड करते हुए भी कंपनी को अगर देखा जाए तो वैल्यू ठीक ठाक वहीं पर लगाई गई है, कुछ क्रीम छोड़ी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि कंपनी अपना जो ब्रांड है उसको बना सकती है टाइम के साथ में, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से फिलहाल के तौर पे अगर ये पूरा सेगमेंट वापस नीचे आता है तो फिर ये कंपनी का भी शेयर प्राइस नीचे आ सकता है। सो कुछ ज़्यादा वैसे देखते हैं ना कि शॉर्ट टर्म में हमें कुछ उछाल देखने को मिलेगा, उस टाइप का कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर होल्ड करना चाहो तो खरीद सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस लिमिटेड एनालिसिस हमने ये डेटा डिस्कस किया। बाकी आप कोई भी डिसीजन ले फाइनल नेगेटिव पॉजिटिव कंपनी को खरीदने बेचने के बारे में, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के फिर और रिसर्च करके ही लें। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।